अब जो प्रेजेंटेशन है वो जनाब डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब की है, स्मार्ट ट्री सिस्टम मैनेजमेंट, और इसको चेयर करेंगी मैडम राबिया सुल्तान गुरमानी साहिबा। तो मैं ये माइक देता हूं उनको, डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब को, और उसके बाद हम जो है ना मैडम के रिव्यूज लेंगे। जी डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब अपनी प्रेजेंटेशन दें प्लीज। अच्छा, एक मिनट तक। आज डायरेक्टर MRI उनके अंकल की डेथ हो गई थी, तो वो हमारे साथ मौजूद नहीं थे। तो डॉक्टर तारिक मलिक साहब का शुक्रिया और अब्दुल गफ्फार ग्रेवाल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की जो है रिप्रेजेंटेशन भी की है। तो ये हमसे रुखसत हो रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब। हेलो जी सर। डॉक्टर काशिफ साहब, हम गोशबर आवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप सो सर मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है। सर थैंक यू राना आसिफ साहब। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर काशिफ रज़ाक है और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ। और जहाँ तक आज के इस सेमिनार का ताल्लुक है, तो इसमें जो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो रिगार्डिंग स्मार्ट ट्री सिस्टम है, स्पेशली जो इसकी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको इसके इस सिस्टम के नाम से जाहिर है, इस सिस्टम में हम आम के पौधों को एक खास ऊंचाई तक, हाइट तक महदूद करते हैं ताकि उससे हम अच्छी क्वालिटी का फ्रूट हासिल कर सकें। इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो है वो पौधे की जो ऊंचाई या हाइट रखी जाती है वो अराउंड 7 to 8 फीट रखी जाती है, ताकि जो मुख्तलिफ किस्म की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें पौधे की गांठ छांट होती है, डिफरेंट जो हम इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड्स है, या इवन जो फल की तोड़ाई है, इन सब प्रैक्टिसेस को आसान बना सकते हैं। इस सिस्टम को अगर आप लोग स्पेशली जो फार्मर हजरात हैं अगर अपनाना चाहते हैं, तो इसकी जो सबसे पहले ये है कि इसको बेहतर तरीके से समझ लें आप लोग, क्योंकि हम बारहा कह चुके हैं कि ये जो सिस्टम है ये कोई भी ऐसा फार्मर जो एब्सेंटी फार्मर हो, अपने फार्म को विजिट ना करता हो या बहुत कम जाता हो, तो ये उनके लिए नहीं है। या वो ये उन ऑर्चर्ड्स के लिए भी नहीं है जहाँ मतलब आपने पूरा जो ऑर्चर्ड होता है वो किसी मुंशी वगैरह को आप लोग देते हैं, और क्योंकि ये एक आम रिवायती तरीके से टोटली डिफरेंट है। हम लोग कहते हैं कि ये जो स्मॉल ट्री सिस्टम है या जो इसकी मैनेजमेंट है या इस तरह के जो ऑर्चर्ड्स होते हैं वो 24/7 की जॉब है। आई मीन कि अगर हफ्ते में 7 दिन है और दिन के 24 घंटे हैं तो आपको फार्म में रहना पड़ता है ताकि इसको हम अच्छी क्वालिटी के अल्टीमेटली फ्रूट ले सके। सो अब हम आते हैं अपने सिस्टम की तरफ कि स्मॉल ट्री सिस्टम को हम लोगों ने मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये मैं बात बहुत वाज़ेह आप लोग को बताता चलूँ कि जो स्मॉल ट्री सिस्टम है इसकी मैनेजमेंट का जो पहला मरला है वो नर्सरी से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि नर्सरी में स्पेशली जब हम लोग इसकी जो ट्रेनिंग करते हैं, अब ट्रेनिंग क्या है कि पौधे को आपने एक खास किस्म की शक्ल देनी है, उसका ढांचा डेवलप करना है, और उसमें शाखों का जो एंगल होगा, शाखों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बहुत इवन होनी चाहिए, और ये स्मॉल ट्री सिस्टम में नर्सरी में ही मुमकिन किया जा सकता है। क्योंकि नर्सरी में जो पहला काम होता है वो हमारा पेवनकारी का होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं साइंसी जुबान में हम उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। और आपने अगर ग्राफ्टिंग करनी है तो आप लोग ख्याल करना है कि जो जिस पौधे पर आपको पेवनकारी कर रहे हैं उसकी जो मोटाई है वो एक पेंसिल थिकनेस की तरह होनी चाहिए, पेंसिल की तरह, मतलब उसकी मोटाई हो और उसकी जो ऊंचाई हो वो एटलीस्ट 2 फीट या 24 इंच हो, ताकि पौधे की ग्राफ्टिंग अच्छे तरीके से हम कर सकें। और इस तरह का जो पौधा है जो इस मोटाई पे या इस ऊंचाई पे जो आता है वो अराउंड 9 से 12 माह में नर्सरी में इजीली
डेवलप किया जा सकता है। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि पौधे जो कि नर्सरी बैग में जो है उसको 1 फीट ऊंचाई पे आप लोग ग्राफ्ट करें। जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है निशान एरो की से, कि ये बता रहे हैं कि इस जगह पर आप लोगों ने इसको ग्राफ्ट करना है। और ग्राफ्ट के दौरान आप लोगों ने जिस तने पे ग्राफ्ट करना है, तो ये भी ख्याल करना है कि इसके साथ कोई एटलीस्ट 5 से 7 पत्ते भी हों, क्योंकि जो पौधा है पत्तों के जरिए सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक बनाता है, और यही खुराक पौधे की पेवंदकारी के मरहले की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, कहाँ ग्राफ्ट करना है वो ये है। कोशिश करें कि को ग्राफ्ट करना है तो फिर उसमें क्या है कि इसकी हाइट तरीके से स्मॉल ट्री सिस्टम के मुताबिक इसको हम लोग बना सकें। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, राइट साइड की जो पिक्चर है, इसमें कट लगाना है हम लोगों ने, वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच का कट होगा। और वो जो इस कट को हम लोग अंग्रेजी जुबान का जो लफ्ज होता है वी, इस शेप का हम लोगों ने कट लगाना है। और ये कट नॉर्मली रूट स्टॉक के ऊपर हम लोग लगाते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में जो आपके लेफ्ट साइड पे पहली पिक्चर है, इसमें दिखाया गया इस तरह का हम लोगों ने इसमें कट लगाना है। अब जो वैरायटी आपने पेवन करनी है, इसकी तैयारी की हम लोग देखते हैं कि इसके वक्त जिसको हम लोग साइन कहते हैं साइंसी जुबान में, इस पर भी आपने जो कलम प्रिपेयर करनी है, ये कलम बनानी है, तो कोशिश करें कि कलम दोनों साइड से जो साइन है कलम की तरह की इसकी शक्ल हो, जैसे कि दरमियान वाली जो पिक्चर है वो आपको दिखा रही है। और इसमें भी उसी तरह कट जो कि 1.5 से 2 इंच का होगा और दोनों साइड्स पर होगा। और जो थर्ड पिक्चर है, इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमने रूट स्टॉक को, साइन को किस तरह हम लोगों ने फिक्स करना है। जैसे ही हम लोग इसको फिक्स कर लेते हैं, तो इसके बाद हम इसमें एक शापर के थ्रू इसे हम बांध देते हैं पॉलीथीन बैग से। और जैसे ही पौधा जब ये अपने फूट निकालता है, नए पत्ते निकालना शुरू करता है, तो हम उस शापर को हटा देते हैं। और इसके साथ साथ हम इसकी अपनी नई इसमें स्टेजेस आना शुरू हो जाती हैं। और तकरीबन 3 से 4 मंजिलें जब पौधा तैयार कर लेता है, तो इसको हम लोग फील्ड में ट्रांसफर करने के लिए काबिल हो जाता है। ये अगर आप देखें तो ये फील्ड की जो ट्रेनिंग है वो हम लोगों ने देखनी है कि पौधों के शाखों को हम लोगों ने किस तरह ट्रेन करना है, किस तरह हमने उसकी शक्ल डेवलप करनी है। ये मरला मोस्टली फील्ड में होता है। जब पौधा तकरीबन 2 से 2.25 फुट का या 2.5 फुट का हो जाता है, तो इसको फिर से हम लोग हेडिंग बैक करते हैं, इसको ऊपर से कट करते हैं। इस दफा ये जो कट करना है वो हम लोग कोशिश करें जो इसके जो पत्ते का जो गुच्छा होता है टॉप पे जो होता है 2 फीट हाइट पे, उसको 1-2 इंच नीचे से करें। क्योंकि अगर इस पत्तों के ऊपर से अगर आप इसको कट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो इससे जो साइड ब्रांचेस निकलनी है, साइड की जो शाखें निकलनी है, उनका एंगल ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से वो शाखें मुस्तकबिल में जब इन पे फल लगेगा तो उनके टूटने का खतरा ज्यादा होता है। इस एंगल को हम साइंसी जुबान में क्रॉस एंगल कहते हैं। और कोशिश की जाती है कि नॉर्मली ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा का हो। इस तरह जब हम कट करते हैं या हेडिंग बैक करते हैं, तो हम पौधे को फोर्स करते हैं कि पौधा ऊपर की बजाय साइड से अपनी ब्रांचेस निकालें, जिनको हम लोग साइंसी जुबान में सेकेंडरी ब्रांचेस कहते हैं। कोशिश करें कि पौधा जब हम कट करते हैं तो इससे ऑलमोस्ट 4 से 5 ब्रांचेस जो होती हैं वो निकलती हैं। तो हमने एहतियात ये करनी है कि हम लोगों ने इसमें से मैक्सिमम जो ब्रांचेस हैं इनिशियली उसमें सिर्फ 3 ब्रांचेस हम लोगों ने रखनी है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया, ये वो पौधा था जो कि 2 फुट हाइट का था। इसको हम लोगों ने यहाँ से कट किया है और उसके बाद नेक्स्ट फेज में ये 3 ब्रांचेस इसमें से निकल रहे हैं। आप लोगों ने वो ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है जिनका जो एंगल होगा, ये जो मेन स्टेम के साथ जो एंगल है, ये 45 डिग्री से ज्यादा का होगा, अपराइट पोजिशन में होंगी। और जैसे ही ये जब आप ग्रो कर देती हैं, नॉर्मली 3 से 4 माह में ये अपना 1 फीट हाइट अटेन कर लेती हैं। और इसके बाद हम इस पे सेकेंडरी और टर्शियरी प्रूनिंग कर सकते हैं। जब आप थर्ड पिक्चर में देखें तो हमने इसको सेकेंडरी प्रूनिंग या सेकेंडरी ब्रांचेस जो हैं, इनको अब हम लोगों ने ट्रेन करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी जो शाख होती हैं, जो 3 शाखें थी, इनिशियली जो 1 शाख थी, फिर ये 3 शाखें हो गई। अब इन 3 शाखों ने 1 फीट की जब बढ़ जाती हैं और इसमें तकरीबन 2 से 3 पत्ते के गुच्छे भी बन जाते हैं, जो तकरीबन 3 से 4 माह का जो टाइम लेते हैं। आप फिर से वही तरीका जो हम लोगों ने पहले किया था, इसको कट करते हैं। जैसे कि
हम पिछले तस्वीर में दिखाया, और इस अमल को हम लोग नॉर्मली टिपिंग का अमल कहते हैं, या फिर इसे हम लोग दूसरा कट भी कहते हैं। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये वाले जो निशान लगे हुए हैं, ये वो कट्स हैं जहाँ से आपने पौधे को कट करना है, ताकि इसकी हम लोग ट्रेनिंग कर सकें। इससे मजीद फिर आपकी 3 से 5 शाखें निकलेंगी, और उसी तरह इन 5 शाखों में से 4 शाखों में से आपने 3 शाखों को आपने अपने पास मतलब महफूज करना है, और बाकी 2 शाखें होंगी, उनको कोशिश करें काट लें या फिर किसी भी इसके साथ आप तोड़ दें। मजीद, क्योंकि जब आपने इसकी हेडिंग बैक की हुई है, नेक्स्ट फेज क्या होगी कि जहां से आपने इसको कट किया है, अब वो फिर दोबारा फोर्स करेगा कि आपकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं, इसकी साइड की जो शाखें हैं, वो फिर मजीद निकलें। इन शाखें जो इस वक्त निकल रही हैं, इनको हम लोग टर्शरी ब्रांचेस कहते हैं। अब इन टर्शरी ब्रांचेस, ये तीसरी शाखें जो निकल रही हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने वही तरीका अप्लाई करना है जैसा कि हम पहले और दूसरे में कर चुके हैं, कि जैसे ही ये 1 फुट हाइट की तकरीबन जिसमें 2 से 3 फ्लशेस या पत्तों का जो गुच्छे बन जाते हैं, उस वक्त हमने इसको कट बैक करना है, ताकि इससे मजीद हम लोग टर्मिनल्स ले सके। तो इस वक्त जो आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस आती हैं, यानी कि जो रेशो आती है, वो तकरीबन 1, 3, 3, 3 की होती है, या फिर इसको जो मैनेज कर सकते हैं वो 1, 3, 3 और 5 की। मीन जो पहला जो आपका कट है, जो मेन स्टेम होगी, वो 1 हो गई। फिर आप लोगों ने उसको जो कट किया, जिससे 3 ब्रांचेस आप लोगों ने सिलेक्ट की, जिनका एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा, वो 3 हो गए। देन जिनको हम लोग सेकेंडरी ब्रांचेस कह रहे हैं, सेकेंडरी को फिर आपने 1 फीट के मजीद बढ़ने दिया है, फिर आप लोगों ने उसको कट किया, जिससे फिर टर्शरी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस तरह ये रेशो 1, 1, 1, 3, 3 या 1, 3, 3, 5 की आपको मिल जाती हैं। ये सारा जो मरहला है, ये हम फील्ड की ट्रेनिंग में कहते हैं। इस वक्त पौधा आपका ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, या उसकी जो शक्ल है, वो आप बना चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो हम टिपिंग की बात करते हैं, उसको कट करें या उसको टिप करें, जो पहली पिक्चर्स आपको लेफ्ट साइड से नजर आ रही है, ये वो मैच्योर बड है जिसको हम लोग टिप करते हैं। अब ये टिप करते किस तरह है कि आप अपने, सिंपल सा एक तरीका है कि आप अपने अंगूठा और जो उंगली की मदद से इस बर्ड को तोड़ देते हैं। जैसे कि दूसरी तस्वीर में जो एरो की से आपको नजर आ रही है, इसमें आपको नजर आ रहा है, ये वो मैच्योर बर्ड है जिसको आप लोगों ने पिंच करना है, या हम लोग इसको टिपिंग कह रहे हैं, और इस तरीके से ये फिर आपको नजर आएगा एट द एंड। ये आपको तीसरी पिक्चर में अगर देखें, तो वो जब हम उसकी इंड्यूस करते हैं, तो उससे डिफरेंट इस तरह की ब्रांचेस निकल रही होती, और लास्ट में देखें तो ये वही पौधा है जिसको हम लोगों ने इनिशियली 2 फीट पे हम लोगों ने कट किया था, उससे ये 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, और उसके बाद फिर फर्दर 3 निकल रही हैं, और उसके बाद लास्ट में आपके पास इस तरह की उसकी शेप बन रही है। इस पैटर्न पे हम इसको ट्रेन कर रहे होते हैं, और हम इसको कुछ इस तरीके से हम लोग टिपिंग का मतलब इसमें कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पौधे की ट्रेनिंग की हुई है, इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इस तरह की जो फ्लावरिंग आप इस पौधे से ले पाएंगे, और अल्टीमेटली फिर इस फ्लावरिंग से आप इसी तरह की फ्रूटिंग मिलेंगे। ये जो ऊपर वाली जो 2 पिक्चर्स हैं, ये तो हमारे यहाँ की नहीं है, बट निचली जो 4 पिक्चर्स हैं, ये स्पेशली पाकिस्तान से ली गई हैं। ये जो पहली निचली 3 पिक्चर्स हैं, ये हैदराबाद का सिंध का जो एरिया है, वहाँ से हम लोगों ने ली है। और जो लास्ट में आपका राइट साइड पे कॉर्नर पे जो पिक्चर है, ये MRS शुजाबाद से ली गई है, जिससे जाहिर होता है इस कद के पौधों से भी आप अच्छी क्वालिटी की पैदावार हासिल की जा सकती है। यस, जो हम लोग स्मॉल ट्री सिस्टम है, इसमें प्रूनिंग जो है वो बहुत एक रेगुलर फिनोमिना है, क्योंकि इसमें हम पौधों की हाइट को एक खास हद तक लेके जाते हैं और उसे मजीद बढ़ने नहीं देते, जो कि हाइट है 7 से 8 फुट तक। तो इसके लिए हम लोग इसकी रेगुलर प्रूनिंग की हमें ज़रूरत होती है। जो स्मॉल ट्री सिस्टम है, इसमें हम 2 तरह की प्रूनिंग करते हैं। एक प्रूनिंग तब जब हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब हम तोड़ लेते हैं, जिसमें ये होता है कि पौधे के ऊपर, जब पौधा 7 से 8 फीट के ऊपर जितनी भी जो उसकी शाखें होती हैं, हम उसको इस प्रूनर के साथ उसको कट बैक कर देते हैं। तो 7 फीट हाइट के ऊपर जितनी भी जो शाखें होंगी, उनको आप लोगों ने कट कर देना है। जहाँ तक बात है साइड की जो शाखें हैं, साइड की शाखों का हम लोगों ने ख्याल ये करना है कि उनकी जब लंबाई तने से तकरीबन 3 फीट तक, जिसे हम 1 मीटर कह रहे हैं, अगर वो हो जाती है, तो उसके बाद जितनी भी जो शाखें होती हैं, उसको हम लोगों ने कट खत्म कर देना है, कट कर देना है। और ये हमारे पास रेगुलर फिनोमिना है।
इसको हम लोग साइंसी जुबान में एलिवे कहा जाता है। और जहाँ तक इसकी दूसरी प्रूनिंग की बात है, वो हम उस वक्त पे करेंगे जब हमारा जो फूल होगा उससे फल बन जाएगा। इसको हम लोग पेनल्टी प्रूनिंग भी कहते हैं। और ये हम लोगों ने प्रूनिंग उन ब्रांचेस की करनी है जिनके ऊपर फल नहीं बना होगा। वो कैसे करनी है कि आपने वो ब्रांचेस जिनके ऊपर फल नहीं बना हुआ होगा, उनको आप 5 से 6 इंच पीछे से काट देंगे। और इसको हम इनसे ये होगा कि अगले साल इन ब्रांचेस के जिनको आप लोगों ने पेनल्टी प्रून किया हुआ है या जिनकी अभी आपने शाख तराशी की है, इनसे तो डेफिनेटली आप लोग अगले साल इंशाल्लाह फल जरूर लेंगे। और इस तरह हम लोग जो वाराबंदी जो हमारी कुछ वैरायटीज होती हैं उनको भी हम लोग किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट आती है स्मॉल ट्री सिस्टम में, क्योंकि इसमें पौधे बहुत छोटे होते हैं, तो स्मॉल ट्री सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए या इसकी अच्छी रिजल्ट्स हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके बाग के इर्द गिर्द बड़े पौधों की बाड़ हो, जिसे हम लोग विंड ब्रेक्स कहते हैं। इस किस्म की बाड़ से जो आपके पौधे होते हैं, स्पेशली जो छोटे पौधे होते हैं, ना सिर्फ आंधियों की रफ्तार इन पौधों की वजह से कम हो जाती है और वो अल्टीमेटली आपके पौधे नुकसान से बच जाते हैं, बल्कि पौधों के इर्द गिर्द जो नमी की जो मिकदार होती है वो भी ये जो पौधे होते हैं उनको मुतवाज़न रखते हैं। और इसके साथ साथ पौधों ये जो बड़े पौधे होते हैं जिनको हम लोग विंड ब्रेक्स कह रहे हैं, गर्मियों में छोटे पौधों को गर्मी से बचाते हैं और सर्दियों में सर्दी से महफूज करते हैं, स्पेशली जो हमारे छोटे पौधे होते हैं। अब वो कौन से ऐसे पौधे हैं जो हम एज ए विंड ब्रेक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सो हमारे माहौल में या हमारे इन्वायरमेंट में हम जो सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आप लोग टाली, शीशम, शहतूत, जामुन या कोई भी जो इस तरह के ऊंचे कद के जो पौधे होंगे वो आप लोग एज ए विंड ब्रेक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली स्मॉल ट्री सिस्टम को, जिससे बहुत ही बड़ा चैलेंज हम लोग समझते हैं कहते हैं, वो है हमारे पास फ्रॉस्ट मैनेजमेंट का। इस सिलसिले में हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कुछ अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो जिसके रिजल्ट हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिसेस करके हम छोटे पौधों को कोरे से महफूज कर सकते हैं, उनमें से एक ये है कि जो आपके टॉप कॉर्नर पे आप देखें कि जो फ्रॉस्ट को हम लोग सेव कर रहे हैं, फ्रॉस्ट को छोटे पौधों को बचा रहे हैं, वो नेट के थ्रू इस्तेमाल करके नेट लगा के वो बचा रहे हैं। ये जो पिक्चर है ये इजिप्ट की है, जहाँ कमर्शियल लेवल पर इस तरह के नेट लगाए जाते हैं और वो छोटे पौधों को फ्रॉस्ट से बचा रहे हैं। अगर आप इसी तरह देखें जो राइट साइड पे कॉर्नर वाली जो पिक्चर है, ये हमारी अपनी पिक्चर है, मेजर तारिक साहब यहाँ मौजूद हैं, या उनके ऑर्चर्ड की पिक्चर है जहाँ रेन गन लगाई गई है। और इसका पर्पस भी यही है कि आप अपने जो छोटे पौधे हैं उसको फ्रॉस्ट से बचा सकें। इसके अलावा सरकंडों पर या टाली सरकंडों का इस्तेमाल करके, टाली की शाखों का इस्तेमाल करके छोटे पौधों को कोरे से बचाया जा सकता है। इसके अलावा किसी हद तक हम जो ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है इसको भी इस्तेमाल में लाकर छोटे पौधों को फ्रॉस्ट से या कोरे से या उसके जो नुकसानदेह असरात होते हैं उससे हम लोग महफूज कर सकते हैं। यस, ये एक और टेक्नोलॉजी है स्मॉल ट्री सिस्टम के लिए स्पेशली, जिसे हम लोग रेज बेड टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जिसमें आप पौधों को जमीन से थोड़ा ऊपर बेड बनाकर, जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है, इस तरह हम लोग लगाते हैं। और ये तस्वीर भी हम लोगों ने इजिप्ट से ली हुई है, जहाँ ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ हमारी जो ज़मीन है वो ठीक नहीं है, जिनकी ईसी ज़्यादा है या फिर ज़मीन में नमकियात ज़्यादा है, तो उन ज़मीनों के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो मल्चिंग है, ये आप देख रहे हैं कि जो इसके ज़मीन के ऊपर पत्ते पड़े हुए हैं, शाखें पड़ी हुई हैं, इसको हम लोग मल्च कहते हैं। ये भी बहुत एक अच्छी इंटरवेंशन है, जिससे ना सिर्फ आप जो वेपोरेशन के थ्रू पानी का ज़िया हो रहा था उसको बचा सकते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ आप अपने जो ज़मीन है उसका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या उसमें जो न्यूट्रिएंट का जो म्यार है उसको भी बुलंद कर सकते हैं, उसको भी बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारे एक दोस्त कहते हैं कि जो मैंगो है, इसके जो इस ट्री से जब आप फल ले लेते हैं, वो फल फार्मर का या किसान का, बाकी कुछ भी है जिसमें आप इसकी शाख तराशी कर रहे हैं, इसके पत्ते गिर रहे हैं, उसको चॉप, वो सब का सब आप पौधे को वापस दे दें, ताकि इससे इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है या इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं उनको बढ़ाया जा सके।
ये एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक है, ये आप हो सकता है कि इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि हमारे पौधों का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और इनको छोटे पौधों पर जब फ्रूट लग जाता है तो उनके टूटने का खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आप देखते हैं तो यस, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पौधों को इनिशियली तौर पे स्टिकिंग वगैरह कर दें, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ आंधियों के मौसम होता है, जहाँ आंधियों का खतरा ज़्यादा होता है और आपके पौधों को गिरने का खतरा है, तो वहाँ इस तरह की भी टेक्नोलॉजी है, इस तरह की भी कोई आप फैसिलिटीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपने छोटे पौधों को जिन पे फ्रूट लगा हुआ है, उनको महफूज कर सकें, जो हमारी मौसमाती तब्दीली है उसके मुताबिक। और यस, डिजीज मैनेजमेंट या इंसेक्ट मैनेजमेंट, इस पे तारिक मलिक साहब और शफकत सईद साहब ने भी आपको बहुत डिटेल में बताया है कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप स्मॉल ट्री सिस्टम में, यस, स्मॉल ट्री सिस्टम इनको एफिशिएंट ज़रूर बनाता है, क्योंकि हर पौधा, हर फ्रूट, हर पत्ता आपकी पहुंच पर होता है, जहां आप फंजीसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, कुछ भी जो आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट इंसेक्ट को या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, तो स्मॉल ट्री सिस्टम में आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में वो आपसे शेयर कर चुके हैं, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो इसके साथ ही मैं मतलब इन सब मैनेजमेंट से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अगर आपने क्वालिटी फल की जो है, क्वालिटी फ्रूट हासिल करना है, तो स्मॉल ट्री सिस्टम को, ये जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, इनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिलीव यू मी कि इसकी जो कॉस्ट है, इन प्रैक्टिसेस को मैनेज करने के लिए वो बहुत कम है, उससे बहुत कम है जितना आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने इत्मीनान से मुझे सुना। थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है स्मॉल ट्री सिस्टम पे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी अभी कोई एम्बिग्यूटी हो, वो आप मुझसे यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तो अभी चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इसमें क्योंकि इसको हम काफी अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं, तो इसके सेशन को जो है वो चेयर कर रही थी मैडम राबिया सुल्तान साहिबा। तो मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने चंद अल्फाज हमें जरूर नवाजें, जो भी ये आज का सेमिनार था उसके मुतालिक। जी मैडम राबिया सुल्तान गुरमानी साहिबा। जी बहुत शुक्रिया जनाब राना आसिफ टीपू साहब, मैं आपकी भी मशकूर हूँ, और मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहब की, उनकी पूरी टीम की मशकूर हूँ, और डॉक्टर गफ़ार गरेवाल साहब, डॉक्टर तारिक अली, डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब, डॉक्टर शफकत साहब, सब ने माशाल्लाह बड़ी जामे और मरबूत प्रेजेंटेशंस दी हैं। और इस सेमिनार की जो टाइमिंग है, मेरा ख्याल से वो जैसे मैंगो फ्रूट की टाइमिंग है, ये इसकी टाइमिंग बहुत बेहतरीन है। और इस पे हमें बहुत कुछ, कम से कम मैं अपनी बात तो कर रही हूँ, बाकी सब तो मुझसे बहुत तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस्ड है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बातें सादी हैं, लेकिन उनको अदा करने का तरीका और उनको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है, वो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी डॉक्टर काशिफ साहब ने मल्चिंग की बात की, तो मेरा मल्चिंग में कुछ ज़ाती तजुर्बा भी है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि मल्चिंग से हमारा एक तो नामियाती जो मादा है ज़मीन का, ऑर्गेनिक मैटर, वो इम्प्रूव होता है। ना सिर्फ वो इम्प्रूव होता है, बल्कि सारे साल जो सॉइल टेम्परेचर है गर्मी और सर्दी में, वो मेंटेन रहता है, जिससे पौधे की सेहत बहुत बेहतर हो जाती है, वो बीमारियों से बच सकता है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। तो मल्चिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो कि हमें अपनाना चाहिए। इससे काश्तकारों को फ़ायदा है, पानी की रिटेंशन, अब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। यानी इसके जितने फ़वाइद हैं वो हम सारा दिन एक उस पर सेमिनार भी कर लें तो वो कम है, क्योंकि इसके बहुत से फ़वायदे हैं। और मैंने तो कुछ अपने डाई बैग के पौधे भी मल्चिंग के ज़रिए रिवाइव किए, और उसके बड़े खातिर खा मुझे नतीजे मिले। तो मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। और STS भी जो सिस्टम है, ये भी इंट्रोड्यूस कराने वाली ये यूनिवर्सिटी है, और काश्तकारों को, आम के काश्तकारों को एक कॉन्फिडेंस देने वाली, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद काश्तकार की कोई हैंड हेल्डिंग नहीं करता, उन्हें सिखाता नहीं है, उन्हें समझाता नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी काविश है।
और जैसे जैसे साल गुजरेंगे तो हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन बेहतर करेंगे और सीखेंगे। तो आखिर में मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इस बरवक्त सेमिनार को जामे सेमिनार का इनेकाद किया, और गुजारिश ये करूँगी कि पूरे मैंगो सीज़न में जैसे जैसे फसल मैंगो की बढ़ेगी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फ्रूट सेटिंग सब, उस पे भी हर महीने हम एक अगर सेमिनार इसी किस्म का कर लें तो बहुत सारे काश्तकारों की रहनुमाई भी होगी और सीखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी, ये डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका मैडम। माशाल्लाह आपने जो है ना बड़े इनकरेजिंग वर्ड्स जो है यूज किए हमारे लिए। तो और आप हमारी जो है वो एक किस्म की टीम मेंबर हैं, तो आपसे भी हम रहनुमाई लेते रहते हैं और गवर्नमेंट साइड पे भी आप हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर काशिफ रज़ाक साहब, सवाल है कि प्रूनिंग जो है वो समर में भी हम कर सकते हैं या इसका कौन सा टाइम है? ये तसद्दुक मलिक साहब हैं, उनका सवाल। आवाज काशिफ साहब की आवाज जी काशिफ साहब। जी, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। हर किस्म की वैरायटी जो है ना वो उसको आप कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं कि प्रूनिंग का तो बता दिया डॉक्टर शफकत सईद साहब ने। तो एक और सवाल है, वो पूछ रहे हैं रियान साहब कि प्रूनिंग के बाद हम कौन सा फंजीसाइड स्प्रे करें? बेस्ड फंजीसाइड्स हैं, आप लोग उसको मींस स्प्रे कर सकते हैं, या बोर्डो पेस्ट होता है उसका पेस्ट बना लें, जिसमें आप कॉपर सल्फेट है, हमारे पास चूना होता है, और पानी की जो रेशो होती है ये तकरीबन आप 1, 2 और 100, आप ये रेशो रख के कॉपर बेस्ड कोई भी फंजीसाइड बन जाती है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं आफ्टर प्रूनिंग। कुछ मैं प्लांटेशन करना चाह रहा हूँ STS पे, तो कॉटन के साथ इंटरक्रॉप कर सकता हूँ? कि आप इंटरक्रॉप ना करें, क्योंकि ये जो स्मॉल ट्री सिस्टम है इसमें ऑलरेडी हम कोई 1000 एक पौधा हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी हैवी प्लांटेशन के बाद अब ज़रूरी तो नहीं है मतलब कि उसमें आप कॉटन वगैरह लगाएं। कोशिश करें कि आप उसमें कोई इंटरक्रॉपिंग ना करें, क्योंकि हम लोगों ने इसमें इसकी जो रूट्स हैं, उसकी जो शूट्स हैं, इसमें बैलेंस क्रिएट करना है, इसको फ्लड इरिगेशन नहीं देनी है। तो उससे हम अच्छे तरीके से इसको उसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप इसमें इंटरक्रॉपिंग ना करें। सवाल का डॉक्टर आबिद हमीद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर आबिद हमीद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। इसमें सर कुछ बातें जो मैं गोश्त गुजार करना चाह रहा था, डॉक्टर शफकत साहब ने इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी डिटेल से बताया। उसमें आजकल जो करंट सीजन है इसमें मैंगो मिली बग की हैचिंग हो चुकी है, और वो मैंगो मिली बग की पॉपुलेशन जहाँ पे स्टिकी बैंड्स लगाए गए थे वहाँ पे ये इकट्ठी हो रही है। तो मैं जिम्मेदारों को ये बागबान हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्टिकी बैंड्स के नीचे जो तने का पोर्शन है सिर्फ उसी पे ही आप स्प्रे करें। उस पे प्रोफिनोफास करें, उस पे इमिडाक्लोप्रिड करें, कोई भी इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करें, एक तो वहां पे आप स्प्रे करने की जरूरत है, बल्कि हर तीसरे दिन अगर उसकी पॉपुलेशन आ रही है तो अदरवाइज वो मिलीबग की पॉपुलेशन बढ़ के वो स्टिकी बैंड से ऊपर भी चढ़ सकती है। एक सर बात जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरी बात, अभी एक सवाल आया था कि प्रूनिंग क्या समर में भी कर सकते हैं सर, उसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सूखी शाख को आम के दरख्त के ऊपर किसी भी वक्त आप काट सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने आफ्टर फ्रूट हार्वेस्ट ही काटना है। अगर आपको नजर आ रहा है कि ये ड्राइड पोर्शन खड़ा हुआ है या जैसे माल फॉर्मेशन की कटिंग होती है उसके साथ भी आप ड्राइड ब्रांचेस को कट कर सकते हैं। और उनके बाद एक सवाल था कि कौन सी फंजीसाइड स्प्रे करें सर।
अगर कॉपर बेस्ड फंजीसाइड करेंगे तो उसके ज्यादा अच्छे इफेक्ट हमें नजर आते हैं। तीसरा एक सवाल था इंटरक्रॉपिंग का, कि हम कपास या कुछ और यहाँ पे बागात में लगा सकते हैं। सर उस हवाले से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अप्रैल से लेके अगस्त तक, बल्कि फ्रूट हार्वेस्टिंग तक, ये जो पीरियड होते हैं, अगर हमारे पास बागात में खाली रकबा जो मौजूद है, अगर वहाँ सब्जा होगा तो उससे ये होगा कि टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा और हमारा टेम्परेचर बढ़ने से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं सनबर्न के, वो भी नहीं आएंगे। खाली रकबे पे आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फसल काश्त ना करें जो न्यूट्रिशन के लिए इसके साथ कंपेटिबल हो, ना कि उसके साथ compete करे। न्यूट्रिशन जो हम अप्लाई करें फर्टिलाइजर, वो ये ना हो कि सारी फर्टिलाइजर वो फसल चूस ले, ऐसा नहीं करना। तीसरा, हल नहीं चलाने सर, उसको अवॉइड करना है। नीचे रोटावेटर चला लें या स्क्रैपिंग के जरिए आपने जड़ी बूटियों की तल्फी के बाद फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करनी है। तो ये कुछ गुजारिशात थी सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये आबिद हमीद साहब थे, एंटोमोलॉजिस्ट, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत मुफीद जो इंफॉर्मेशन वो दी है। उम्मीद है दोस्तों के बहुत काम आएगी और इस टाइम के हिसाब से भी ये बहुत जरूरी थी। अब आखिरी प्रेजेंटेशन है, तो वो डॉक्टर स्टीव का प्लान है फर्टिलाइजर का, तो उसकी एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी स्लाइड्स भी इसी किस्म की हैं, तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर आप उसको फॉलो करते रहेंगे। तो ये है कि फर्टिलाइजर प्लान जो है स्मार्ट ट्री सिस्टम में क्या होना चाहिए। तो ये 1 से लेकर 1 मीटर से लेके और ये है हमारा 15 फुट तक। तो डॉक्टर स्टीव का प्लान है। तो उसमें ये सबसे पहले जो आपको कह रहा है कि जब पौधे का कद 1 मीटर होगा तो आपको टोटल मिकदार जो है वो अमोनियम सल्फेट, यूरिया फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर, EDTA, आयरन EDDH, मैग्नीज EDTA, जिंक EDTA और बोरिक एसिड। तो ये सामने लिखा हुआ भी है। 360 ग्राम हम देंगे अमोनियम सल्फेट। ये मिकदार हमने 6 हिस्सों में तकसीम कर देनी है। तो पहला हिस्सा जो है वो 60 ग्राम है। तो जैसे ही हम पानी फरवरी में पहला लगाते हैं या मार्च में जाके लगाते हैं, तो उसमें आपने 60 ग्राम फी पौधा अमोनियम सल्फेट देनी है। इसी तरीके से यूरिया फास्फेट है, उसको 8 ग्राम देना है। पोटेशियम सल्फेट है, 80 ग्राम देना है। नाइट्रिक एसिड है, ये 12 ml आएगा। मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आपका 12 ग्राम आएगा। कॉपर EDTA है, ये 3 ग्राम आएगा। आयरन EDDHA है, ये चिलेटिंग एजेंट होते हैं, EDTA और EDDHA, तो ये 15 ग्राम आएगा। मैंगनीज है 8 ग्राम, जिंक 8 ग्राम और बोरिक एसिड 12 ग्राम। तो जो मेटल होते हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है, आयरन है, तो इनके हम चिलेट करके और इनको चिलेटिंग उसमें फॉर्म में बना सकते हैं। तो इनको जब हम चिलेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये पौधे को रेडिली अवेलेबल होते हैं। क्यों अवेलेबल होते हैं? कि इनके ऊपर जो है वो चिलेटिंग एजेंट की कोटिंग होती है। इनके ऊपर जो EDTA या EDDHA होते हैं एलिमेंट, उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए ये पौधा फौरी तौर पर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होते हैं। अभी हमने आयरन को, इसकी मिकदार मेरे ख्याल में हमारी जमीनों में इससे भी कम इस्तेमाल होगी, इस पर भी हम तजुर्बात कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसका मुशाहिदा आप करना चाहें तो इसकी मिकदार को आप तकरीबन जैसे 15 ग्राम फी पौधा लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है 5 ग्राम फी पौधा कर सकते हैं। तो ये महंगा प्रोडक्ट है। दूसरा 15 ग्राम पे शायद ये कोई डोज ज्यादा
लग रही है, इस डोज को हमने कम करना है। तो इसको मैं आपको पूरा चार्ट जो है वो 1 से लेके और 15 मीटर तक वो आपका ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। इसमें कोई सवाल आपका होगा तो उसका आप जवाब जरूर दें। ये आखिरी सेशन, ये 5th सेशन था, इसका जो है वो अपना जनाब जाहिद गद्देजी साहब चेयर कर रहे थे, तो वो कनेक्ट नहीं हो सके, तो उनका मैसेज भी आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। और मैं आगा जफरुल्लाह दुरानी साहब अगर वो मौजूद हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें जो है जरूर कुछ हमसे बात करें। आगा जफरुल्लाह दुरानी साहब सिंध के ग्रोवर हैं बहुत अच्छे, और ये STS पे इनका 30 एकड़ बाग है, तो और वो इस सेशन की भी चेयरमैन थे, चेयर कर रहे थे, तो शायद वो भी कनेक्ट नहीं हो सके हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसके मुतालिक जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो अब मैं हमारे साथ जनाब जफरयाब हैदर साहब भी मौजूद हैं। तो जफरयाब हैदर साहब, आपने भी सारी जिंदगी जो है वो मैंगो के साथ ही गुजार दी है, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी, बड़ा इंफॉर्मेटिव था जैसे कि बताया गया है। तो मैं भी इसी पे जोर दूंगा, इसको जारी रखें जिस तरह पिछले साल आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया था MNS यूनिवर्सिटी ने। तो इंशाल्लाह इसको अगर आप ये कम से कम ये जो दिन है अब फरवरी और मार्च में, इसके 15 दिन बाद अगर ये सेशन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल काश्तकारों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसी में बूर आना है, जो इस दफा मौसम नजर आ रहा है, पिछले साल जो कमी रही है वो भी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाहिर बड़ी बम्पर करार नजर आ रही है। तो 15 दिनों बाद अगर 3 सेशन कर लेते हैं तो इसमें समझता हूँ कि ये मैंगो की बड़ी खिदमत होगी। बहुत मेहरबानी। कि नर्सरी को जो अपना नर्सरी को अनकवर कर दिया है, तो डॉक्टर काशिफ साहब आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्या इसको कोई अभी फर्टिलाइजर हम दें? मेरे ख्याल में फर्टिलाइजर देना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ग्रोथ की स्टेज है। और NPK का आप फर्टिलाइजर या फोलियर स्प्रे कर दें उनको चिलेटेड फॉर्म में, या फर्टिलाइजर जो है ना आप पॉट में डालना चाह रहे हैं तो उसको भी दे दें। जी, ये डॉक्टर शिफका सईद साहब बता रहे हैं कि आप NPK जो सॉल्युबल NPK फर्टिलाइजर है, सॉल्युबल, हाँ, उसको जो है आप बिल्कुल दे सकते हैं। फोलियर भी कर सकते हैं, उसको पॉट में डाल सकते हैं, और अगर आपकी नर्सरी जो है वो उसमें ओपन फील्ड में है तो उसमें भी वो फ्लड कर सकते हैं। तो इसकी मिकदार क्या होगी पर उसमें हम आमतौर पर जो झटका तरीका यही है कि एक टैंकी के अंदर 1 पाव जो फोलियर यूज करते हैं। जी, 20 लीटर की टैंकी है तो उसमें 250 ग्राम आप डालकर और उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं? व्हाट आर दी बेस्ट पेस्टिसाइड? ये आखिरी सवाल है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्लांटिंग न्यू ट्रीज दिस स्प्रिंग सीजन। तो इसमें एक जवाब तो मैं ये दूंगा कि अगर आप STS पे जा रहे हैं तो उसकी एक पूरी टेक्निक है, तो वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे और फेसबुक पर, क्योंकि वो एक पूरी लंबी तफसील है तो उसको, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ये भी एक पूरा एक चैप्टर है, तो इसको नेक्स्ट हम जो है बहुत जल्द अगले महीने दोबारा इकट्ठे होंगे तो फिर आपको उसमें हम बता देंगे। अब मैं डॉक्टर शिफका सईद साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। हम सेमिनार को अब क्लोज करने जा रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आसिफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आसिफ टीपू साहब का, जिन्होंने ये सारा अरेंज किया और सब लोगों को इकट्ठा
किया, जिसमें स्पेशली हमारे सिंध के फार्मर हैं, पंजाब के फार्मर हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आप तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि भी आप लोग ने हमारी बातें सुनी। हम हर वक्त हाजिर हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। हमारे फ़ोन नंबर्स भी आसिफ साहब के पास हैं, किसी को कोई मसला है आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ग्रुप भी हमने बनाए हुए हैं, तो जो बी कीपिंग के थे लोग, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उनका ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। तो मैंगो के स्प्रे के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में या फंजीसाइड के बारे में या नए बाग लगाने के बारे में किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी यूनिवर्सिटी फार्मर के साथ है हमेशा से और रहेगी। तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी देर से, बहुत लंबा सेशन हो गया क्योंकि हमने 2:30 बजे, इतना लंबा सेशन आमतौर पर हम रखते नहीं है, मगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि आप सारे लोग बैठे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सुना और हमें सजेशन भी दी, और आपकी मजीद सजेशन भी हमें जरूरत पड़ती रहेगी वक्तन फवक्तन के भी हम इस प्रोग्राम को या इस तरह के प्रोग्राम हम फ्रीक्वेंटली करते रहें। थैंक यू वेरी मच जी, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।